क्वेश्चन पेपर्स है वो डिस्कस कर रहे थे। कल हमने 2018 का डिस्कस किया था। आज हम उसमें एक सिरसा यूनिवर्सिटी हाँ सिरसा यूनिवर्सिटी का पेपर है 2018 का, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का इसमें जो 2018 वाला है वो हम कल डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन हमने देखा भी है कि जो भी हमने चैप्टर पढ़े हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर हो गया हमारा केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट एंड सेकंड चैप्टर कोऑर्डिनेशन डी ब्लॉक एलिमेंट का हमारा चैप्टर था, और थर्ड चैप्टर था नॉन एक्वस सॉल्वेंट। जो क्वेश्चन रहते हैं जनरली वो सिंपल सी रहते हैं, क्वेश्चन में इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। तो इसमें हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे। जैसे चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का ये सिरसा का 2018 का लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है कि एक्सप्लेन व्हाई लार्ज नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसकी एक लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है एज ए कैटलिस्ट, क्योंकि क्या करते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से क्या करते हैं, जो इंटरमीडिएट्स बनाते हैं प्रोडक्ट के अंदर विद वेरियस रिएक्टेंट, उसके साथ वेरियस इंटरमीडिएट बनाते हैं। जो जनरली इंटरमीडिएट होते हैं वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाते हैं, जो जनरली जो एक्टिवेटिंग स्पीसीज होती है हमारे उनको ईजिली ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसलिए जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है हमारे वो एज ए कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। जैसे इसमें दिया है कि निकल एक्ट एज कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में होता है, इसमें निकल का कैटलिस्ट होता है। V2O5 यूज फॉर सल्फर SO2 को SO3 में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। MnO2 को हम डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 यूज करते हैं। अब वैसे मैं बात करूँ कि MnO4 हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2Cr2 आल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारे पास इस तरह के डिफरेंट, जैसे जिंक मरकरी को हम यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। हमारे पास डिफरेंट तरह के कंपाउंड हैं जिनका हम यूज करते हैं, और जो जनरली हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो एज ए कैटलिस्ट भी एक्ट करते हैं। कंप्लीट द रिएक्शन Na2FeCN5NO Na2S, दिस वन इज द डाई सोडियम सल्फाइड, और हम इसको सोडियम सल्फाइड बोलते हैं। सोडियम सल्फाइड क्या होते हैं, सल्फर का सोर्स होता है, यहाँ से हमें S नेगेटिव मिलता है। जो S नेगेटिव मिलेगा वो नाइट्रोसाइल के साथ रिएक्ट करेगा NO के साथ, और NOS बना देगा वो। यहाँ पे सारी रिएक्शन सेम रहेगी, Na2FeCN5 है यहाँ पे 3 नहीं है, और NOS बन जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रूसियन ब्लू? प्रूसियन ब्लू के लिए फॉर्मूला होता है Fe4FeCN6। इसमें दिया हुआ है, इसमें गलत दिया हुआ है। इसमें क्या होगा, ये सिर्फ जो NO है नाइट्रोसाइल को वहाँ पे सल्फर की सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, जो हमारे पास वो रहेगा वो सेम रहेगा। प्रूसियन ब्लू का फॉर्मूला होता है Fe4FeCN6। यहाँ पे 4 है, जो यहाँ पे एरो जो एज ए प्राइम दिखाए गए ऊपर, ये 3 लाइन्स दिखाई गई, यहाँ पे 4 लाइन्स आएंगी। उसके बाद है कैलकुलेट द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट फॉर V+3 आयंस की अगर मैं बात होगी, फॉर वेनेडियम की अगर मैं बात करता हूँ 3d3 4s2। वेनेडियम के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 3d3 4s2। जब वेनेडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रह जाएगी 3d2। अब यहाँ पे इसके पास क्या 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो जो n क्या होगा 2, और अकॉर्डिंग टू स्पिन ओनली फॉर्मूला अगर मैं बात करूँ म्यू की बात करता हूँ तो मैं √n×n+2, तो 2 × 2 + 2। तो ये जो आ जाएगा ये जल्दी 2.83 का राउंड आएगा। जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आएगी 2.83, और हम उसके साथ लिखते हैं बोर मैग्नेटॉन Bm। तो ऐसे हम मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। जनरली जो जितने भी जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन में इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता। मैग्नेटिक मोमेंट V+3 आयन के लिए IUPAC नोमेनक्लेचर की अगर मैं बात करूँ Na2FeCN5NO, दिस वन इज सोडियम, यहाँ पे क्या CN साइनो और NO मीन्स नाइट्रोसाइल, पेंटासाइनो C पहले आता है तो पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल, ये अनायनिक की फॉर्म में है फेरेट। इसका अगर मैं एटॉमिक नंबर की IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा इसका, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +2। नेम द आइसोमेरिज्म शोन बाय द फ्लोइंग, ये क्या करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है
और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के साथ साथ ये जो ऑप्टिकल आइसोमेर है वो भी शो करता है। कल वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। टोटल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, अगर हम ये 2.8384 के अराउंड रहेगी वैल्यू। ये इसका यहाँ पे जो नेम है वो गलत दिया गया है। सोडियम के साथ पेंटासाइनो, देन नाइट्रोसाइल फेरेट ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। टोरंटन कांस्टेंट क्या करता है, वो एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन की बात करता है ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ लिक्विड एट देयर बॉइलिंग पॉइंट। जो टोरंटन कांस्टेंट है, टोरंटन कांस्टेंट हमें एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी बताता है, और साथ के साथ वो हमें जो हमारे पास वेरियस जो एटम्स या कैटायंस और अनायंस होते हैं उसके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके बारे में भी हमें वो बात करता है, और उसी के बेसिस पे हम बात करते हैं वेपराइजेशन की। जितने ज़्यादा फोर्स ऑफ कांस्टेंट होगा कैटायन और अनायन के बीच में, जितना ज़्यादा उसके पास चार्जेस होगा और उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो जो उसकी एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन होगी वो, या उसकी जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होगी उतनी ज़्यादा होगी। क्योंकि जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो मोर जो मॉलिक्यूल है उनको सेपरेट करने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट जितनी ज़्यादा होगी तो उसके जो वेपर्स बनेंगे वो उतने ही लेट बनेंगे, इसलिए जो उसकी जो एंथैल्पी वेपराइजेशन की वैल्यू होगी वो उतनी ज़्यादा होगी। सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट विद दो, जो फर्स्ट एक्वस केमिस्ट्री की अगर हमें बात करें, सेकंड इसमें हमें बात करनी है सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन के साथ कंपेयर करना है, मींस 3D को 4D एंड 5D के साथ। जनरली हम जो भी कंपैरिजन की बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में, हम 3D का 4D 5D के साथ करते हैं, क्योंकि जो 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनका जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। एक तो वहाँ पे जो 4f ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, 4f ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ वहाँ पे लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन भी आ जाता है। इसलिए क्या होता है कि जो जो साइज रहता है वो ऑलमोस्ट सेम सा रहता है, और उसी के बेसिस पे हम उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी का कंपैरिजन करते हैं। एक्वस केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, जो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ, जो एक्वस केमिस्ट्री उनकी वो सिमिलर है ऑलमोस्ट, लेकिन इसमें जो 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट उनकी एक्वस केमिस्ट्री नोन नहीं है। इसमें जनरली कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वहाँ पे एनायनिक और ऑक्सो कॉम्प्लेक्स बनते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ, जो 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इजीली इंटरप्रेट किया जा सकता है, लेकिन जो 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं वहाँ पे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इतना इजीली इंटरप्रेट नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो स्पिन के साथ साथ ऑर्बिटल का भी कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। लेकिन 3D सीरीज एलिमेंट में क्या होता है कि ओनली स्पिन का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ऑर्बिटल का वहाँ पे कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता। जनरली कल भी क्वेश्चन था कि जो 3D सीरीज के एलिमेंट्स है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, 4D और 5D सीरीज एलिमेंट्स फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये भी एक कंपेरिजन है। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ, जो 3D सीरीज के एलिमेंट्स है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की वजह से जो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो चेंज हो जाएंगे। मेटल मेटल बॉन्डिंग, जो 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स है वो उनके बीच में जो मेटल मेटल बॉन्डिंग की जो एक्सटेंट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 3D सीरीज की अगर मैं बात करता हूँ। रेनियम का जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, रुथेनियम का ये कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे रेनियम के कॉम्प्लेक्स में रेनियम रेनियम मेटल के बीच में 4 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड। 5D सीरीज एलिमेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ 3D एंड 4D। आयनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि 5D सीरीज एलिमेंट में क्या होता है कि 4f ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाती है। एक तो जब हम 3D टू 4D 4D टू 5D मूव करते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, और जो उसमें क्या है कि ऑर्बिटल भी इंक्रीज हो रही है 3D से 4D 4D टू 5D। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हो जाता है, न्यूक्लियस पे चार्ज भी इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो 4f ऑर्बिटल है उसकी शेप क्या होती है, डिफ्यूज शेप होती है। इसमें जनरली इस तरह से होता है। SP-D-F, मेरे पास यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे मेरे पास कहीं पे 4f ऑर्बिटल है, और यहाँ पे कहीं पे 5D देन 6s। तो जो क्या होता है कि न्यूक्लियस यहाँ पे 6s हो गया। 4f ऑर्बिटल, एक तो वो है कि एटॉमिक पे जो सॉरी कोई भी एलिमेंट की जिसकी हम बात करें उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से उस पर क्या है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के साथ साथ क्या कि जो 4f ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने की वजह से 4f ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, डिफ्यूज शेप होती है, और साथ के साथ जो 4f ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट है वो कम है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है और जो आउटर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से, इसी को हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है कि जो आउटर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो हाईली अट्रैक्टेड होता है, और जितना ज़्यादा उसके बीच में अट्रैक्शन होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना उतना ही डिफिकल्ट होगा।
और इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना जितना डिफिकल्ट होगा तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी वो उतनी ज़्यादा होगी। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन ही क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इन द गैसियस स्टेट। ये जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में है उसको रिमूव कराने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जितना वो टाइटली बाउंड होएगा उसको रिमूव कराने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन 3D और 4D के केस में ऐसा नहीं है एज कम्पेयर टू 5D की अगर हम बात करें। स्ट्रक्चर ऑफ VOCl2 वैनेडाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। VOCl2 का स्ट्रक्चर मैंने बताया था वहाँ पे। CuAgAu फॉर्म मोस्ट कंपाउंड इन +2 +1 +3 ऑक्सीजन स्टेट रिस्पेक्टिवली। ये जो लास्ट कल मैंने जो हमने डिस्कस किया था उसमें भी ये क्वेश्चन था। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स AgCN2, दिस वन इज द लीनियर कॉम्प्लेक्स है। AgCN2 जनरली लीनियर कॉम्प्लेक्स में आते हैं। एटॉमिक कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। यहाँ पे कितना है 5, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 3 हाइड्रोजन के लिए और 2 इसके लिए, 3 + 2 5 कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे 4 और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 6, तो इसकी अकॉर्डिंग टू देयर कोऑर्डिनेशन नंबर ज्योमेट्री इसकी लीनियर रहेगी। इसकी टेट्रा बाई पिरामिडल, दिस वन इज टेट्राहेड्रल एंड दिस वन इज ऑक्टाहेड्रल। आयनाइजेशन एंड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म गिवन बाय ईच एग्जांपल। आयनाइजेशन आइसोमर में क्या होता है कि अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर और आयनिक स्पेयर में कोई आयंस का एक्सचेंज हो रहा है तो उस तरह के जो भी मॉलिक्यूल रहते हैं वो आयनाइजेशन आइसोमर शो करते हैं। और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या होता है, अगर वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हो रहा है इन बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्पेयर एंड आयनिक स्पेयर। मैं आपको सिर्फ सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूँ, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो आप देख लेना, लेकिन जो मीनिंग है उसका जो क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा गया है वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आयनाइजेशन आइसोमर में अगर कोई आयन, जैसे हमने कल ब्रोमीन और सल्फेट का एक एग्जांपल किया था कि ब्रोमीन एक बार कोऑर्डिनेशन स्पेयर में था एक बार आयनिक स्पेयर में था, तो उस तरह का आइसोमर जितने होंगे आयनाइजेशन आइसोमर होंगे। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में अगर वाटर मॉलिक्यूल इन बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्पेयर एंड आयन स्पेयर अगर वहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिस वन, ये एग्जांपल पहले भी आया था। इसके लिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला की अगर मैं बात करूँ, इस ट्रांजिट के 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ NiCN4 नेगेटिव। ये मैं आपको करा देता हूँ। हमने करना क्या है कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ NiCN4 नेगेटिव। NiCN4 नेगेटिव की अगर मैं बात करूं, NiCN4 में क्या है कि निकल के एटॉमिक नंबर कितना है 28 एंड उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में, निकल इज +2। अगर मैं निकल की एलिमेंट्री स्टेट में बात करूं तो उसकी उसका क्या कहते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होती है 3d8 4s2। लेकिन जब वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी, जब वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो वहाँ पे जो 4s के इलेक्ट्रॉन होंगे वो नहीं प्रेजेंट रहेंगे, तो जो उसकी ओनली वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी 3d8। अब हमने 3d8 को क्या करना है, डी ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन को उसमें फील करेंगे वहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड दिस वन, फोर्थ एंड दिस वन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फर्स्ट, सॉरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड एट्थ। लेकिन यहाँ पे जो CN लिगेंड है इस केस में क्या है कि NiCN4 की हम बात कर रहे हैं। CN इज एन साइनो लिगेंड एंड दिस वन इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है वो यहाँ पे पेयर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पेयर हो जाएगा। दोबारा बना लेते हैं, दिस वन D 3D 4s, दिस वन इज 4p। थ्री डी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। अब 4 ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 8, तो एक CN यहाँ पे बॉन्डिंग करेगा, एक CN यहाँ पे और 2 CN यहाँ पे। तो जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगी वो कौन सी होगी, DsP2। DsP2 इज एन स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, तो इसका जो ज्योमेट्री होगी स्केयर प्लेनर होगी। इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें स्केयर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। एंड हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2 कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक बिकॉज देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। NiCN4 की अगर हम बात करूं, ये मैंने कल, ये हमारे पास आयनाइजेशन आइसोमर है, सॉरी,
आयनाइजेशन आइसोमर, हाइड्रेट आइसोमरिज्म में वाटर मॉलिक्यूल का अगर कहीं पे एक्सचेंज हो रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है पहले कोऑर्डिनेशन स्पेयर में, देन आयनिक स्पेयर, आयनिक स्पेयर में देन उसका जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहे हैं 2। दिस वन इज द सिस्टर्स आइसोमर जिसकी हम कल बात कर चुके थे, NiCN4 की हम बात कर रहे थे। दिस वन इज द DsP2, साइनाइड कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जो मॉलिक्यूल के हमारे पास वहाँ पे स्केयर प्लेनर है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइब्रिडाइजेशन DsP2। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द चिलेट एंड चिलेटिंग एजेंट्स? जनरली जो हम पे एक से ज़्यादा नंबर ऑफ डोनर एटम होते हैं, वो जो इस तरह के हमारे पास लिगेंड्स होते हैं वो एज ए चिलेटिंग लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं, और उन्हीं को हम चिलेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। और जहाँ पे रिंग फॉर्मेशन होती है जनरली इसमें जो लिगेंड होते हैं, जैसे इथाइलिन डायमाइन हो गया, डाइथाइलिन ट्राइमाइन या ट्राइथाइलिन टेट्रामाइन एंड ग्लाइसाइनेटो, ऑक्जेलेटो, जो ऑक्जेलिक एसिड से बनते हैं, जो इस तरह के लिगेंड है, या EDTA इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिडेट, जितने भी इस तरह के लिगेंड है वो सारे क्या करते हैं, एज ए चिलेट लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं। उसको आप इजीली कर लोगे। हाउ डू द फ्लोइंग कंपाउंड बिहेव एज ए गिवन इन मीडियम NaCl इन वाटर में क्या करेगा? अगर हम सोडियम NaCl को वाटर में ऐड करते हैं तो क्या करेगा, वहाँ पे आयनिक की तरह बिहेव करेगा, हाइड्रेशन हो जाएगा, Na पॉजिटिव आयन हाइड्रेट हो जाएगा, और Cl भी क्या हो जाएगा, उसके बाद वहाँ पे हाइड्रेशन हो जाएगा। जनरली एक्व सोल्यूशन रहते हैं न्यूट्रल में। KNH2 इन लिक्विड अमोनिया, KNH2 दिस वन इज अ पोटेशियम अमाइड इन गिव लिक्विड अमोनिया में क्या देगा, K पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव, आयंस में ब्रेक हो जाएगा। जनरली यहाँ पे NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव किसकी तरह बिहेव करेगा, वो क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक नाइट्रेट पोटेशियम NH2 नेगेटिव, पोटेशियम अमाइड जनरली हमारे पास क्या होता है, बेस रहता है, लेकिन वो लिक्विड अमोनिया में क्या हो जाता है, वो इजीली सोल्यूबल हो जाता है वहाँ पे। जिस वन इज जिंक नाइट्रेट को पोटेशियम अमाइड के साथ जब मैं लिक्विड अमोनिया में रिएक्शन करूँगा तो देन मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिंक अमाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। सेम SOCN2, अगर मैं SO2 के साथ करूँगा, यहाँ पे क्या SO2 पॉजिटिव रिलीज होगा, एंड SO2 पॉजिटिव बिहेव एज एन एसिड, इट आयनाइज टू गिव SO2 पॉजिटिव, इट रिएक्ट टू विद एसिड, क्या करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं तो ये बेस के साथ रिएक्ट करके वहाँ पे पोटेशियम थायोसाइनेट प्लस SO2 रिलीज होगा। जस्ट अमोनिया इज ए जस्टिफाई अमोनिया इज ए बेटर सोलवेंट देन वाटर, अमोनिया क्या वहाँ पे बेटर सोलवेंट है। अमोनिया एक तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहती है, लेस लिक्विड, अमोनिया इज लेस विस्कस देन वाटर, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लिक्विड अमोनिया एज ए सोलवेंट? लिक्विड अमोनिया अगर मैं एडवांटेज की बात करूँ, लिक्विड NH3 एज ए सोलवेंट फॉर अल्कली मेटल एंड अल्कलीन अर्थ मेटल। जनरली जो हमारे पास अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, उसमें क्या करते हैं कि लिक्विड अमोनिया एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये हम कह सकते हैं कि लिक्विड अमोनिया में जो हमारे पास अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती हैं, वाटर H2 लिबरेट करती हैं वाटर में। गुड सोलवेंट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, लिक्विड अमोनिया क्या करता है, गुड सोलवेंट की तरह एक्ट करता है, फिनोल्स, अमाइंस, कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम इन सब की बात करें। इट हैज लेस टेंडेंसी टू अंडरगो सोलोलिसिस रिएक्शन, इसकी जो टेंडेंसी है सोलोलिसिस रिएक्शन की वो भी कम है। एंड लिक्विड अमोनिया लिक्विड NH3 हैज लो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ये इसमें आयनाइजेशन मीन्स ये वहाँ पे इजीली आयनाइज नहीं होता है, NH3 की आयनाइजेशन की कैपेसिटी बहुत कम है। जैसे वाटर क्या होता है, H पॉजिटिव H2 वो H नेगेटिव में ब्रेक हो जाते हैं, HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो जो इसकी आयनाइजेशन है वो भी वहाँ पे बहुत कम है। तो जो ये तो था हमारे पास 2018 का क्वेश्चन पेपर, ये सिरसा यूनिवर्सिटी का था जनरली, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन थे वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड थे, इसलिए मैंने उसको कराया। अगर हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात करें, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हमने ये 2017 का है, इससे पहले कल के जो लेक्चर था हमने उसमें 2018 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था। व्हाट इज चिलेट, सेम क्वेश्चन अगेन। नेम अ ट्रांजिशन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दिस वन इज मर्करी। नेम द 3D सीरीज एलिमेंट विच इज नॉट इंक्लूडेड इन कैटेगरी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जिंक, बिकॉज जिंक कैडमियम मर्करी को हम 3D सीरीज एलिमेंट में नहीं इंक्लूड करते, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज रहती है वो उसके तरह सेम रहती है। लेकिन जो लास्ट एलिमेंट है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट की डेफिनेशन क्या हमारे पास, कि जो 3D सीरीज में जितने भी एलिमेंट है, या तो उसकी एलिमेंट्री फॉर्म में या आयनिक फॉर्म में, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो D ऑर्बिटल में होना चाहिए और वो पार्सली बिल्ड होनी चाहिए। लेकिन 3D और 3D10 में जिंक में क्या है कि 3D10 वो कम्प्लीटली बिल्ड है, लेकिन फिर भी हम उसको उसमें इन्वॉल्व करते हैं। व्हाट इज जिगलर नाटा कैटालिस्ट, जिगलर नाटा कैटालिस्ट के लिए मैंने कल क्या बताया था, व्हाट इज जिगलर नाटा कैटालिस्ट कल भी हमने डिस्कस किया था। हेलो, व्हाट इज जिगलर नाटा कैटालिस्ट?
जिगलर नाटा कैटलिस्ट हमारे पास क्या था, ट्राई अल्काइल अमोनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। गिवन एग्जांपल ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट की अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, प्रोटिक सॉल्वेंट एंड ऑफ एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, बूढ़ी बाद में, पहले लेक्चर चल रहा है अभी। गिवन एग्जांपल प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट हमारे पास एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, एम्फोटेरिक, हमारे पास डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट होंगे। कल भी हमने डिस्कस किया था, प्रोटिक सॉल्वेंट जनरली वो होते हैं हमारे पास जो इजीली एच पॉजिटिव रिलीज करते हैं। एसिडिक सॉल्वेंट की अगर हम बात करें जो एच पॉजिटिव को रिलीज करेगा, बेसिक सॉल्वेंट जो एच पॉजिटिव को एब्सेक्ट करेगा, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट जिसका ड्यूल बिहेवियर रहेगा, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। राइट ए कॉम्प्लेक्स आयन ऑफ Fe2 आयंस। 10-15 मिनट रुक जाओ, क्लास यहीं मिल जाऊंगा तुम्हें, ठीक। राइट ए कॉम्प्लेक्स ऑफ आयन, कॉम्प्लेक्स आयन ऑफ Fe+2 मेटल के साथ हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स को वहाँ पे लिखना है। FeCN6 4 नेगेटिव हो सकता है क्योंकि वहाँ पे आयरन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में। रुथेनियम इज वन ऑफ द, रुथेनियम के हमारे पास ट्रांजिशन मेटल भी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल भी है वहाँ पे, या निकल प्लेटिनम आयरन रुथेनियम ओस्मियम आयरन ग्रुप की मेटल है। AgCl is soluble in liquid ammonia but insoluble in water। ये ट्राई था अल्काइल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड FeCN6 4 नेगेटिव, ट्रांजिशन मेटल भी है, प्लेटिनम ग्रुप की मेटल है। इस प्लेटिनम ग्रुप की मेटल नहीं है, निकल प्लेटिनम होता है, आयरन रुथेनियम ओस्मियम होता है। AgCl is soluble in liquid ammonia but insoluble in water। Why are transition metal are less reactive than s block element। ये कल किसी स्टूडेंट ने पूछा भी था कि मुझसे ट्रांजिशन मेटल लेस रिएक्टिव होते हैं देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात करूँ। मैंने वहाँ भी किया था कि ये हमें डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इसका डिफरेंट आंसर हो सकता है। जनरली जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव रहते हैं देन एस ब्लॉक एलिमेंट। एक तो ये होते हैं कि जो डी इलेक्ट्रॉन जब ऐड होते हैं वो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं 3D सीरीज की, अगर जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो जो डी इलेक्ट्रॉन का जो डी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, जो इलेक्ट्रॉन ऐड उनका शील्डिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। शील्डिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता, जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। और जो आउटर वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मीन्स 4s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन आएगा, NS ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, दिस वन इज NS, क्योंकि यहाँ पे 4s भी हो सकती है, 5s भी हो सकती है, 6s भी हो सकती है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, तो इतना इजीली वो वहाँ से रिलीज नहीं होते। तो जो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है वहाँ पर उनकी ज़्यादा रहती है, वो इतना इजीली पार्टिसिपेट नहीं करते। अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं डी ऑर्बिटल में तो मेटल मेटल बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग रहती है, तो इसलिए जो उनकी हीट्स ऑफ सब्लिमेशन या उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इन्हीं 2-3 रीजन की वजह से क्या है कि जो हमारे पास 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट वो लेस रिएक्टिव रहते हैं एज कम्पेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ निकल टेट्राकार्बोनिल, इसकी हमने कल भी बात की थी। जो इसका स्ट्रक्चर रहता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, बिकॉज निकल हेयर इज इन zero oxidation state and outer cell valence electronic configuration is 3d8 4s2 3d8 4s2 and CO is a sigma donor, strong sigma donor and pi acceptor ligand, so it acts as a strong field ligand. Due to strong field ligand there is pairing of electron and 4s orbital enter in 3d orbital, so these 1s and these 3p orbital involved in hybridization sp3 there is no unpaired electron, the complex is diamagnetic। इरेगुलर कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम की इरेगुलर कन्फिग्रेशन होती है ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी ऑफ या ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल एंड ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 3d4 4s2 बट एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 3d5 4s1, सेम 3d10 4s1, दिस वन। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ FeCl3। कल जो हमने डिस्कस किया था, कल क्वेश्चन था कि हाउ मैनी नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट इन Fe2Cl6। तो Fe2Cl6 में क्या था, कोई भी बॉन्ड वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। FeCl3 में क्या होता है, जनरली कोवलेंट बॉन्डिंग होती है यहाँ पे आयरन और क्लोरीन के बीच में, तो इसका स्ट्रक्चर रहता है डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक कोवलेंट कंपाउंड है, डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जो इसका स्ट्रक्चर रहेगा वहाँ पे इस तरह से रहेगा। गिव मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय ओस्मियम। ओस्मियम क्या करता है, मैक्सिमम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आयरन रुथेनियम ओस्मियम, आयरन क्या है, आयरन ग्रुप की मेटल है, आयरन के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d6 4s2 एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है 5d6 6s2। तो जितने भी 8 जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये सभी को वहाँ से इजीली लॉस कर सकता है, तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है +8।
मेन डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड रो ट्रांजिट सीरीज एलिमेंट, ये इजीली हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोर पैरामैग्नेटिक एंड वाई, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है यहाँ पे, ये इसमें नहीं दिया गया कि किस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहा है। विच विल हैव हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, Fe+2 Fe+3, तो Fe+3 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Fe+2। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू, जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर है उसकी वो इंक्रीज हो जाएगी। एक्सप्लेन द ट्रेंड्स ऑफ वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो एटॉमिक रेडियस का जो वेरिएशन क्या रहता है, स्कैडियम टाइटेनियम वनेडियम में डिक्रीज करती है, ऑलमोस्ट सेम रहती है, फिर उसके बाद दोबारा इंक्रीज करती है, क्योंकि यहाँ पे जिंक के केस में क्या होता है कि जो रिपल्सन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिंक के केस में क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहते हैं, रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है, रिपल्सन ज़्यादा होने की वजह से जो न्यूक्लियस जो आउटर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उसकी अट्रैक्शन जितनी क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर के केस में थी वो इतनी यहाँ पे नहीं होती, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है थोड़ा एक्सपेंड कर जाता है, तो जो उसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो वहाँ पे इंक्रीज कर जाती है एज कम्पेयर टू दीज एलिमेंट। हाउ विल यू अकाउंट फॉर आयनाइजेशन ऑफ मर्करी इज हायर देन द ऑफ कैडमियम, जिंक कैडमियम मर्करी, हमारे पास तीन एलिमेंट होते हैं, कैडमियम इज एन जिंक कैडमियम मर्करी, कैडमियम इज एन 4D सीरीज एलिमेंट और मर्करी इज एन 5D सीरीज एलिमेंट। 5D सीरीज एलिमेंट में क्या हो जाता है कि 4f ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है, 4f ऑर्बिटल की शिल्डिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, तो जो न्यूक्लियस होता है, जो आउटर वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मर्करी में, उनको स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन होने की वजह से वो टाइटली बाउंड होंगे, टाइटली बाउंड होने की वजह से उनको रिमूव कराना इतना ईजी नहीं है, इसी रीजन की वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी रही है मर्करी की हाई है एज कम्पेयर टू कैडमियम। एक्सप्लेन दैट Chromium+2 is strong reducing while that of manganese is strong oxidizing, जनरली KMnO4 के जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, और जो Chromium+2 है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है, क्योंकि मैंगनीज क्या है +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन क्रोमियम के केस में ऐसा नहीं है, तो दिस वन इज स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग एंड दिस वन इज स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरा हम बात करते हैं जो क्रोमियम और मैंगनीज के हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग करेक्टर की बात करते हैं, वो हम बात करते हैं इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, स्टैंडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो क्रोमियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है वो नेगेटिव में ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी वैल्यू समवट इससे पॉजिटिव में ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सब दिए गए हैं इसमें। वैसे IUPAC name of this one, H2Cr2O7, this one is a hydridochromate dichromate ion है, hydrido dichromate ion, and CuNH3,4SO4, this one is tetraamine कॉपर सल्फेट, ऑक्सीडेशन स्टेट का +2। और अगर हम इसके नोमेनक्लेचर की बात करें, मेटल आयन दोनों साइड सेम है, डिफरेंट हम इस डिफरेंट तरह से इसका नेमिंग कर सकते हैं। दिस वन इज टेट्रा एक्वा, आयरन म्यू ओक्जो, दिस वन इज म्यू हाइड्रोक्जो, अगेन म्यू हाइड्रोक्जो, टेट्रा एक्वा, आयरन, साथ में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी यहाँ पे OH नेगेटिव SO42 नेगेटिव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, साथ में आ जाएगा सल्फेट। ये हम कंप्लीट भी कर सकते हैं। ओक्टा एक्वा नहीं सॉरी, हम इसमें पहले करेंगे इसका लिगेंड का नोमेनक्लेचर जो ब्रिज्ड में है, म्यू डाई ऑक्जो, डाई हाइड्रोक्सो, टेट्रा एक्वा, डाई आयरन, साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट और साथ में सल्फेट। ये दिए हुए टेट्रा एक्वा आयरन 2 म्यू डाई हाइड्रोक्सो, दिस वन टेट्रा एक्वा आयरन सेकंड सल्फेट, ऑक्सीजन स्टेट प्लस रहेगी। ये हम कंप्लीट कर सकते हैं ओक्टा एक्वा, क्योंकि 4 दोनों साइड H2 जो लिगेंड है वो 4 है। ओक्टा एक्वा म्यू डाई हाइड्रोक्सो डाई आयरन सेकंड सल्फेट। स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स डू नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन वाई, बिकॉज वहाँ पे क्या होते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते। डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू VBT, अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ VBT, chromium here +3 oxidation state and chromium atomic number is 24, so outer valence shell electronic configuration is 3d3, outer valence shell electronic configuration is 3d3 and total number of ligand present in this complex is 6, so the complex is octahedral and hybridization is D2sp3. This one is an inner orbital complex. Due to presence of 3 unpaired electron, the complex is paramagnetic and the magnetic moment is around 3.78 बोर मैग्नेटोन पैरामैग्नेटिक रहेगा।
डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन डायमंड टेट्राएसीटेट लिगेंड इट डोनर साइट, क्वेश्चन लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी था 2018 में। व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड ईएन रूल, गिव एन एग्जांपल। ईएन रूल में क्या है कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल आयन एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड, अगर वो नोबल गैस जो हमारे पास एलिमेंट्स है, जो हमारे पास नोबल गैस एलिमेंट्स अगर वो उसके इक्विवेलेंट है तब तो वो क्या करेगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करेगा। अगर वो उसके इक्विवेलेंट नहीं है तब वो उसको फॉलो नहीं करेगा। एक्सप्लेन द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnCl4 नेगेटिव विद द हेल्प ऑफ BBT। मैंगनीज कैरीज इन आल्सो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। हम इसको यहीं पे देख लेते हैं। दिस वन इज द कॉम्प्लेक्स EN रूल। MnCl4 के मैंगनीज के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मैंगनीज के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो आउटर वैलेंस वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d5 5 इलेक्ट्रॉन इन 3d ऑर्बिटल 4s 4p sp3 hybridization and geometry is tetrahedral on the basis of their hybridization geometry is tetrahedral and the complex is paramagnetic on the basis of 5 number of unpaired electron present. Define the term non aqueous solvent with 2 example। non aqueous solvent हमें पता है कि वाटर को छोड़ के जो हमारे पास अदर एग्जाम्पल है वो सारे एग्जाम्पल हमारे पास क्या सारे नॉन एक्वस सोलवेंट हैं। वाई SO2 इज ए बेटर सोलवेंट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक तो हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास अवेलेबल है वो SO2 में ईजिली सोल्यूबल है। SO2 का मेल्टिंग जो SO2 का बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या बहुत लो है, तो उस वजह से क्या होता है इसमें से कंपाउंड को रिकवर करना हमारे पास ईजिली है अगर हम इसको एज ए सोलवेंट यूज करते हैं। लिक्विड SO2 एडवांटेज अगर हम बात करें, लो बॉइलिंग पॉइंट है तो रिएक्शन से रिमूव कराना रिएक्शन मिश्र ईजिली है। लो मेल्टिंग पॉइंट है, जल्दी रिएक्शन लो टेम्परेचर पे कैरी की जाती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मैनी साल्ट इसमें डिजोल्व हो जाते हैं। इनर्ट सॉल्वेंट है, कोवलेंट पावर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इन एक्वस सोल्यूशन सोडियम लिबरेट हाइड्रोजन गैस बट इज स्टेबल इन अमोनिया सोल्यूशन, डिस्कस गिविंग। बिकॉज सोडियम क्या करता है जब वाटर में हम एक्वस मीडियम वाटर में हम उसको ऐड करते हैं तो वहाँ पे वो क्या करता है हाइड्रोजन गैस निकलती है, साथ में वाटर निकलता है। लेकिन जब हम उसको अमोनिया सोल्यूशन में डालते हैं तो वहाँ पे वो अमोनिया के साथ रिएक्शन कर लेता है और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन एंड अमोनिएटेड सोडियम मेटल हमारे पास वहाँ पे 2 स्पीसीज बनती हैं। दिस वन Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन इसके साथ करेगा अमोनिएटेड केटायन एंड दिस वन इज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। उसी की वजह से इसका ब्लू कलर रहता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एक्सप्लेन विद एग्जांपल दैट नॉन पोलर कंपाउंड्स आर यूजुअली सोल्यूबल इन स्ट्रॉन्ग पोलर सॉल्वेंट। जो नॉन पोलर कंपाउंड रहते हैं हमारे वो जनरली स्ट्रॉन्ग पोलर मीडियम में सोल्यूबल हो जाते हैं। एसिड बेस रिएक्शन लिक्विड अमोनिया विद एग्जांपल। एसिड बेस रिएक्शन ये लिक्विड अमोनिया की मैंने पढ़ाई हुई, ये भी तुम्हें करा रखी है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लिक्विड SO2 ये भी मैंने सब कुछ बता रखा है। अमोनियम ब्रोमाइड पोटेशियम KBr साल्ट बन जाएगा। AgNH2 ये डिफरेंट हमारे पास। लेडमाइड हो गया, मर्करी नाइट्राइड हो गया। SbCl3 को लिथियम हाइड्राइड के साथ करेंगे SbI3 प्रेसिपिटेशन रिएक्शन PbF2 Pb लेड सल्फेट, ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास रिएक्शन। तो ये तो हमारे पास जो हमने डिस्कस किया है ये 2018 का 6 यूनिवर्सिटी का 2017 का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 2 क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किए हैं लास्ट ईयर के जो हम बात कर रहे हैं।